साथियों, बात करना शुरू करते हैं। आज हमारे धरना का दूसरा दिन है। 1 जून से हम लोगों ने शुरू किया, आज दूसरा दिन है और 7 तारीख तक ये हमारा धरना चलेगा। अपने अपने गांव में, घरों में काली पट्टी बांध करके जो सरकार की जो सरकार की जन विरोधी नीतियां हैं उनके खिलाफ हमें ये धरना देना है। धरना देने का मकसद खाली हमारा सरकार का विरोध नहीं है। जो हमारा धरना देने का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि सरकार का ध्यान जो गरीब और कमज़ोर, पिछड़े, दलित, अक़लियत और जो कमज़ोर लोग हैं उनके साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है। लॉकडाउन के बाद जो बड़े पैमाने पर घटनाएं घटी उत्तर प्रदेश के सभी ज़िलों में, उन घटनाओं को रोका जाए। चाहे वो हत्याओं का मामला हो, चाहे वो छेड़छाड़ का मामला हो हमारी बहन बेटियों के साथ, जो भी जुल्म ज्यादती हुई है उनको तत्काल रोका जाए। और जिन लोगों ने अभी की है जुल्म ज्यादती उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो हमारा जो धरना का मकसद है वो ये भी है कि सरकार इस तरफ ध्यान दे। और दूसरा जो हमारा मकसद है, जिसको लेकर के लगातार हम 2.5 महीने से बोल रहे हैं कि जो हमारे मजदूर भाई हैं, जो हमारे अपने हैं, जो हमारे परिवार के हैं, हमारे रिश्ते हैं, नाते हैं, हमारे गांव के हैं, हमारे घर के हैं, वो किसी भी जाति धर्म के होंगे, इस लॉकडाउन के बाद जो उनके साथ बर्बरता हुई, आज भी वो पैदल चल रहे हैं। रोज उन बातों को मैं आपसे कहता हूँ कि कितने लोगों की रास्ते में जान गई, क्या क्या मुसीबतें उन लोगों ने झेली और आज भी झेल रहे हैं। मई में कुछ ट्रेनें चलाई गई 1.5 महीने बाद। ट्रेनों में न पानी का इंतजाम, न खाने का इंतजाम। ट्रेनें 30-30, 40-40, 50-50 घंटे लेट पहुंची। जाना था कहीं पहुंच गई कहीं और। ट्रेनों में भी बड़े पैमाने पर जान माल का हानि हुआ। इन्हीं सब घटनाओं पर सरकार का ध्यान दिलाने के लिए कि सरकार इन घटनाओं को रोके। जो हमारे मजदूर भाई हैं उनको सुरक्षित उनको घरों तक उनके भेजें। और जो उनकी समस्याएं हैं, जो उनकी रोजी रोटी की समस्या है, जिसको कमाने के लिए अपना घर छोड़ करके अपने देश के दूसरे भागों में गए थे, वो दूसरे प्रदेशों में गए थे। 2-2.5 महीने से कोई काम नहीं हुआ, कोई पैसे नहीं है उनके पास, कुछ नहीं है। किस बुरी हालत में वो घर पहुंचे हैं। तो उनके लिए कुछ राहत पहुंचाने का काम किया जाए। जैसा कि हमने कहा, कल भी कहा, परसों जब हम लोगों ने इस धरना की घोषणा की उस दिन भी मैंने कहा। और हमारे सभी साथी जो हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा के हैं, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हैं, कृष्णा पटेल जी हैं, बाबूराम पाल जी हैं, श्री रामकरण कश्यप जी हैं, अनिल चौहान जी हैं, प्रजापति जी हैं, प्रेमचंद जी और रामधनी बिंद जी, सारे लोगों ने, हम लोगों ने कहा पूरे प्रदेश में अपने लोगों से कि आप लोग भी कहिए और सरकार का हम लोग ध्यान आकर्षित कराएं कि मजदूरों को कम से कम 15,000 रुपया उनको पहली किस्त एक बार में दीजिए, ताकि वो अपने खाने पीने का इंतजाम कर सके। उनके पास ना के बराबर यहाँ इंतजाम है। उनका इंतजाम तो सारा, जब वो बाहर रहते थे, बहुत सारे अपनी फैमिली के साथ रहते थे और वो बहुत सारी चीज़ें वहीं छोड़ के आ गए हैं, कुछ लेके नहीं आ पाए। तो उन्हें नए सिरे से अपनी गृहस्थी बनानी है, तो उसकी ज़रूरत है कि कम से कम मिनिमम 15,000 रुपया उनको एकमुश्त दिए जाए।
और फिर महीने में उनको 7,500 रुपया दिया जाए ताकि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। जब तक उनको कोई रोजी रोटी का साधन नहीं मिल जाता, हम कोई काम मुहैया नहीं करा सकते, तब तक उनके लिए ये करने की ज़रूरत है। वैसे सरकार ये कह रही है कि हमने बहुत सारे लोगों को काम दे दिया। हाँ, गांव में मनरेगा का काम शुरू है, जिस मनरेगा को कभी कांग्रेस बहुत ने शुरू किया था और भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत कटाक्ष करते थे। आज उसी मनरेगा के तहत कुछ लोगों को काम मिला हुआ है, लेकिन कितने लोगों को मिला हुआ है? जिनको जॉब कार्ड की ज़रूरत है उनका नहीं बना, जिनका नहीं बना होना चाहिए उनका बना हुआ है। इस तरफ भी सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत छोटे छोटे उनके लोन हैं, उन्हें भी माफ़ करने की ज़रूरत है। इसी तरह हमारे किसान भाई हैं, आज भी सरकार ने खरीफ का शायद समर्थन मूल्य निर्धारित किया है, और मूल्य निर्धारित करने से सरकार तो कर देती है, लेकिन उसका पालन नहीं होता है। आपने धान की, चने की, तिलहन की, सबकी आपने कीमत निर्धारित की, क्रय केंद्र भी खोले कहीं कहीं आपने, लेकिन आपको ये भी देखने की ज़रूरत है कि क्या जो आपने समर्थन मूल्य निर्धारित किया है, क्या उस पर खरीद हो रही है? क्या किसान की फसलें उस रेट में खरीदी जा रही हैं? इस तरफ भी सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। आज खरीफ की फसलों का समर्थन मूल्य निर्धारित हुआ है, लेकिन जब फसल आएगी और जब लोग उसको बेचने जाएंगे तो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, क्या वो किसान भाई को मिल पाएगा? या आज जो वर्तमान हालत है, आज भी जो लोग गेहूं बेचने जा रहे हैं, चने बेचने जा रहे हैं, तिलहन बेचने जा रहे हैं, अगर चना मार्केट में बेचने जा रहे हैं जहां चना पैदा हुआ है, तो शायद आपका समर्थन मूल्य सरकार ने न्यूनतम 4800 रुपये के आसपास रखा है, उस 4,3800 रुपया में ले रहा है उसको बिचौलिया। गेहूं आपने 1925 रुपया में रखा है, बिचौलिया उसको 1400, 1500, 1600 रुपये में ले रहा है। किसान की मजबूरी है, बहुत सारे लोगों का उसने पैसे ले रखा है खाद बीज खरीदने के, उसमें और बहुत सी उसको जिम्मेदारियां उसके सामने हैं, तो उसकी मजबूरी है कि उसे बेचना है। और जितनी उसकी लागत है और जितनी उसकी मेहनत है, लागत और मेहनत उसकी जोड़ दी जाए तो वो भी उसका नहीं निकलता है। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने की बात हुई थी, लेकिन वो आज तक लागू नहीं हुई। किसान ने छोटे छोटे कर्ज ले रखे हैं, 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपया के, उसकी वसूली के लिए जोर दिया जा रहा है। बिजली का बिल सरकार ने कहा कि नहीं आएगा 3 महीने तक, और 2 महीने बाद बिजली का बिल आया और ब्याज और सरचार्ज लग करके आया। सरकार से हमारी अपील है कि सरकार इस बिजली के बिल को माफ़ करे और जो किसानों के हमारे कर्जे हैं उनको माफ़ करे। जब हम जो लोग बैंक का पैसा लेकर के भाग गए हैं, अभी कुछ दिन पहले भागे हैं, उनका हम 68,000 करोड़ रुपया माफ़ कर सकते हैं। इन 6 सालों में हम 6,68,000 करोड़ रुपया माफ़ कर सकते हैं। तो जो किसान और मजदूर हैं, जो छोटे छोटे दुकानदार हैं बेचारे, जिनकी इन 2.5 महीने में वो कहीं के नहीं बचे हैं, उन्होंने जो छोटे छोटे लोन ले रखा है, हमारी भागीदारी संकल्प मोर्चा की ये मांग है, सरकार उनके भी लोन को माफ़ करे। और खास करके जो जुल्म जास्ती की बात मैंने की, जुल्म जास्ती की तरफ
जो हमारे प्रदेश के अधिकारी हैं, चाहे वो जिले के कप्तान हो या जिलाधिकारी महोदय हो, उनसे भी हमारी अपील है भागीदारी संकल्प मोर्चा की कि आप एक जिम्मेदार पद पर हैं और आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी सामाजिक व्यवस्था से प्रभावित हुए, जो कानून कहता है, जो संविधान कहता है, जिन लोगों के ऊपर ज्यादती हुई है उनके आप पक्ष में खड़े हों। जिन लोगों ने ज्यादती की है, उत्पीड़न किया है, उनके खिलाफ आप कार्रवाई करें। पूरे प्रदेश में कोई जिला बाकी नहीं, चाहे वो गोरखपुर है, चाहे भदोही है, चाहे मिर्जापुर है, चाहे सोनभद्र है, या चंदौली है, या इलाहाबाद है, जहां हमारे निषाद समाज के साथी की हत्या हुई, कौशाम्बी में हमारे बेचारे जो मौर्य जी को मारा गया निर्दोष, वो तो बेचारे बीजेपी का ही वोटर था, वो उन्हीं के लिए काम किया था उसने। आपकी सरकार के उप मुख्यमंत्री जी के फेवर में हमेशा बेचारा रहा, जो लोगों ने मुझे बताया। इसके बाद भी उसको मार दिया निर्दोष आदमी को। और उन लोगों ने मारा जो कहते हैं कि सरकार में हमारी पकड़ है। प्रतापगढ़ में जो हमारे पटेल समाज के भाई हैं, 2 दिन उनके ऊपर घटनाएं की गई और जिन लोगों ने आवाज उठाई उनके ऊपर मुकदमा हो गया, और जिन लोगों ने किया उनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। वहीं प्रतापगढ़ में थोड़े दिन हमारे एक पाल समाज की बेटी थी, उसके ऊपर घटना हुई। मुजफ्फरपुर में हमारे जो कश्यप समाज की बेटी थी, उसके ऊपर घटना हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आगरा में वाह विधानसभा में एक कुशवाहा समाज की लड़की को उठा के ले गए और उसके साथ गलत काम किया। बड़ी मुश्किल में मुकदमा लिखा और जब कार्रवाई करने की बात कहने के लिए लड़की का पिता थाने पे पहुंचा, तो जो मुलजिम थे वो थानेदार के साथ, दरोगा इंस्पेक्टर के साथ बैठ करके चाय नाश्ता कर रहे थे। आज तक कोई कार्रवाई नहीं। औरैया में, झांसी में, ललितपुर में, जालौन में, फर्रुखाबाद में, शाहजहांपुर में, गोंडा में, फर्रुखाबाद में, संत कबीर नगर, अमेठी में 4-6 गांव के लोगों ने मिलकर के एक गांव के लोगों को, मौर्य समाज के लोगों को मारा पीटा। वहां के प्रधान के घर में भी घुस करके मारा पीटा, उनकी गाड़ी तोड़ी और कोई जांच कार्रवाई नहीं। पूरे प्रदेश में पिछड़ों को और दलितों को चुन चुन करके उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, उन्हें मारा पीटा जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही, बहन बेटियों को छीना जा रहा है। हम ये कहना चाहते हैं सरकार से कि जो लोग ऐसी घटनाएं कर रहे हैं, उससे आपकी भी बदनामी होती है। इन लोगों ने सब आपको समर्थन किया था 3 साल पहले, अभी 1 साल पहले भी इन लोगों ने आपको समर्थन किया। हम लोगों ने अपील की और लोगों ने अपील की, तो ये बेचारे नहीं समझ पाए। ये देश के नाम पर और धर्म के नाम पर इन्होंने आपको समर्थन किया। ये बेचारे नहीं समझ पाए कि देश और धर्म के नाम पर इनके साथ धोखा हो रहा है, और इन्होंने देश और धर्म के नाम पर बेचारों ने आपको वोट दिया, ये पिछड़े और दलित ने, और इन्हीं का बड़े पैमाने पर उत्पीड़न हो रहा है। आज 69,000 शिक्षक के रिजल्ट आया है, उसके क्या हालात हैं, जो हमारे साथी मुझे सुन रहे हैं, आपको अच्छी तरह से अपने अपने जिले में इसकी जानकारी रखना चाहिए। अभी मेडिकल का रिजल्ट आया है पीजी का। उत्तर प्रदेश में एक भी ओबीसी के बच्चे को ओबीसी के तहत एडमिशन नहीं है किसी भी पीजी कॉलेज में, जो पोस्ट ग्रेजुएशन होता है मेडिकल का, और शायद मुझे लगता है ग्रेजुएशन का भी, एमबीबीएस और
एमडी में, दोनों में एक भी ओबीसी के बच्चे का एडमिशन नहीं। हो सकता है धोखे से वो जनरल में कर लिया हो, उसका हो गया हो, एक अलग बात है, लेकिन ओबीसी कोटे में एक बच्चे का एडमिशन नहीं। बिहार में ओबीसी कोटे से एक बच्चे का एडमिशन नहीं है। तेलंगाना में ओबीसी कोटे से एक बच्चे का एडमिशन नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश जो इतना बड़ा प्रदेश है, जहां समाजवादी पार्टी है और एक पार्टी है जो कभी 85% की बात करती थी, जिसमें हम लोगों ने भी कुछ दिन काम किया, उनमें से किसी का भी मुंह नहीं खुला कि हमारे जो ये बच्चे मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं, आज उनके हकों से उनको महरूम कर दिया। आप जो आज मेरे साथी आप लोग इस धरने में बैठे हैं, इस सारी बातों को आपको याद रखना है और इस धरना के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से ज़्यादा लोगों को आपको जानकारी देना है और जानकारी देकर के कहना है कि ये सारी बात सरकार तक भेजें। हम चाहेंगे कि सरकार के जाने अनजाने में जो गलतियां हुई हैं, सरकार उसमें सुधार करे, और अगर नहीं सरकार सुधार करती है तो जो मेरे साथी धरने में बैठे हैं या जो मुझे सुन रहे हैं, अगर सरकार अपने में सुधार नहीं करती तो ज़रूरत है कि हमें अपने में सुधार कर लेना चाहिए। सरकार को हम आप लोगों ने बनाया है, आपने बनाया है, अपना वोट दे करके बनाया है, और अगर सरकार हमारे बच्चों के बारे में नहीं सोचती, सरकार हमारे किसान के बारे में नहीं सोचती, सरकार हमारे जो मजदूर भाई हैं दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, रास्ते में जान जा रही हैं, उनके बारे में नहीं सोचते, तो ऐसी सरकार को हमें आने वाले समय में बदल देना चाहिए। हम सोचते थे, कुछ साथी हमारे सोचते हैं कि नहीं, हमारे ऊपर घटनाएं नहीं है, हमारे मुसलमान भाइयों पर घटनाएं हैं। आज तो भगवान बुद्ध को मानने वाले भंते लोगों पर भी हमला हो रहा है। संकिसा में हुआ, उनको भी मारा पीटा गया, गोली चलाई गई, उनकी बाउंड्री तोड़ी गई, जान से मारने को कहा गया उनको, इसलिए कि उन्होंने कहा कि भाई अगर अवशेष अगर अयोध्या में मिले हैं, अशोककालीन अवशेष मिले हैं, तो जरूरत है कि उनको एसआई की अंडर देख रेख में उसकी खुदाई कराए, और जिस अशोका के बदौलत भारत को लोग जानते हैं, अगर अशोक की लाट है या और कोई निशान है और जिस जगह में मिले हैं तो उस जगह को संरक्षित किया जाए। यही तो हमारे पूज भंते जी लोग कुछ कह रहे हैं। अगर वो भगवान बुद्धा को मानते हैं, उसकी विचारधारा को मानते हैं, तो उसमें बुराई क्या है? कोई हिंदुइज्म को मानता है, भगवान श्री राम को मानता है, कोई इस्लाम को मानता है, कोई क्रिश्चियन है, प्रभु ईसा मसीह को मानता है, उसी तरह कोई बुद्ध को मानता है। इसमें अगर कोई बुद्ध भगवान है तो इसमें बुराई की क्या बात है, मारपीट की क्या बात है? लेकिन तरह तरह से बहाने ढूंढ ढूंढ करके लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उत्पीड़न किया जा रहा है। हमारा निवेदन है कि सरकार इन घटनाओं को रोके, और जो हमारे मजदूर भाई हैं जो आज भी नहीं पहुंच पाए हैं अपने घरों में, बहुत कम संख्या में लोग पहुंचे हैं। अगर हम अभी आंकड़ा लगाएं तो लगभग 1 करोड़ मजदूर भी, 1 से 1.5 करोड़ मजदूर भी अपने घरों में नहीं पहुंचे। 12 से 15 करोड़ मजदूर भाइयों में, जिसमें से उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की संख्या ज्यादा है, उनमें से अभी 30% लोग ही घर पहुंच पाए। अभी भी बड़े पैमाने पर लोग फंसे हैं, रास्ते में हैं। पुलिस, आपका आदेश इतना सख्त है कि पुलिस चाहती नहीं है कि हम मजदूरों को मारें, लेकिन बेचारे परेशान होकर के, थक करके उन्हें मजदूरों के साथ कार्रवाई करनी पड़ती है, मारना पीटना पड़ता है। वैसे पुलिस के कर्मचारियों से भी, अधिकारियों से भी अपील करेंगे
जो बेचारे मजदूर हैं, 1000 किलोमीटर 500 किलोमीटर चल कर के आ रहे हैं, भूखे हैं, नंगे हैं, पैरों में जूते नहीं हैं, चप्पल नहीं है। आप उनको प्रेम से समझाएं, दंडात्मक कार्रवाई उनके खिलाफ ना करें। अंत में आप सभी साथियों से जो हमारे साथ फेसबुक में जुड़े हुए हैं, जो हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथी हैं, उनसे सबसे मेरी अपील है कि आप सब लोग अपनी इस बात को गांव-गांव तक, मोहल्ले तक टेलीफोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से अपनी बात को पहुंचाएं, लोगों को जागरूक करें। लोग जागरूक होकर के जब ये लोग कहना शुरू कर देते हैं कि आपकी जो नीतियां हैं मुझसे सहमत नहीं, अगर सरकार को ये पता चल जाए कि जो हमारे कृत्य थे उससे लोग सहमत नहीं है, जनता सहमत नहीं है, तो सरकार अपने आप में बदलाव लाती है। और अगर आप चुप रहे तो चुप का मतलब है आप सहमत हैं उनके कारनामे से, तो आपको असहमत होना है। आप अपने घर में दरवाजे में बैठ करके आप असहमति व्यक्त करेंगे तो सरकार के पास वो खबर पहुंच जाएगी, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, चाहे वो देश की सरकार हो। आपने अगर दरवाजे में बैठ करके भी ये कहा कि हम सरकार के इस कृत्य से, इस कारनामों से हम खुश नहीं, तो सरकार के पास गुप्तचर विभाग है, वो तुरंत सरकार को सूचना देता है और सरकार उसमें तब्दीली लाती है, बदलाव लाती है। बदलाव इसलिए लाती है कि 2 साल में, 1.5 साल में फिर चुनाव, सरकार को सरकार में जाने के लिए फिर से आपके वोट की जरूरत है। और अगर सरकार अपने में बदलाव नहीं लाती है तो ये हमारे अधिकार की बात है कि हम सरकार बदल दें, ये आपके अधिकार की बात है कि आप सरकार बदल दें। इसलिए साथियों, मुझे आपसे यही कहना है कि जो हमारा 7 दिन का ये धरना है, लगातार इसको 11 से 2 बजे तक आपको जारी रखना है। आप लोग अपना फोटो व्हाट्सएप, फेसबुक में काला फीता बांध करके फिजिकल डिस्टेंशन का पालन करते हुए, जो सरकार की गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए आप लोग बैठ करके चर्चा करके और फोटो खींच करके आप अपने विचार को रख सकते हैं। उसका भी वीडियो बना करके फेसबुक में डालिए और गवर्नमेंट के भी साइड में डालिए, ताकि गवर्नमेंट को भी पता चले कि उनके जो कृत्य हैं उनके हम लोग खिलाफ हैं, जो किसानों की नहीं सुन रहे, जो मजदूरों की नहीं सुन रहे, और जो ये उत्पीड़न हो रहा है, इन सब घटनाओं के हम लोग खिलाफ और हम लोग धरने में बैठे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।